तो शुरू किया जाए। स्क्रीन विजिबल है तीनों को? विजिबल है स्क्रीन सभी के लिए? यस सर। ठीक है। तो फंगस की हम बात करते हैं, हमारे पास टोटल है 5 किंगडम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल। बरिंदर, इवोल्यूशन प्रतिज्ञा, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है तो तुम टेक्स्ट कर सकती हो मुझे व्हाट्सएप में। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बरिंदर, सीक्वेंस क्या होगा इन पांचों किंगडम के इवोल्यूशन का? प्रोटिस्टा, फर्स्ट, फर्स्ट मोनेरा, देन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन, फंजाई, फिर तीनों ओरिजिनेट होंगे इससे, प्रोटिस्टा से, चाहे वो फंगाई हो, प्लांटे हो और एनिमिलिया हो। तो ये इवोल्यूशन का सीक्वेंस होता है। ठीक है, कि पहले धरती पे मोनेरा आया, प्रोकैरियोटिक सेल, फिर वो यूकैरियोटिक बन गई लेकिन यूनिसेलुलर रही, और फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गई। अगर बात करें फंगस की, तो यूनिक किंगडम है और इसमें सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। सारे फंगस और सारे एनिमल हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मॉर्फोलॉजी वो दिखते कैसे हैं, और हैबिटेट वो रहते कहाँ पे। बहुत डाइवर्सिटी है, वो लगभग हर जगह पे रह सकते हैं। एक वर्ड होता है कॉस्मोपॉलिटन, यहाँ भी लिखा भी हुआ है फंगस के लिए। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब क्या है? वो लगभग हर जगह पे रहते हैं। कैसे? जैसे वो एयर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर, लगभग हर जगह मिलते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन है, तो उनके हैबिटेट बहुत सारे हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद तुमने जो मॉइस्ट ब्रेड है या रोटन फ्रूट है, वो हमने देखे, उसके ऊपर फंगस ग्रो करती है। जैसे सुरीली, तुमने एक ब्रेड आज छोड़ दिया रूम पे, अगर 10 दिन बाद संभालोगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? फंगी। फंगस ग्रो हो जाएगी, है ना? तो अब वो फंगस ब्रेड मोल्ड दिखा भी देते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। ब्रेड मोल्ड, ये तुम सबने देखी है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड भी सुना है। अब देख लो, ये राइजोपस ही है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा ये चीज करेंगे कि इमेज का थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे। रोटन फ्रूट और ब्रेड, या कहीं पे भी, अल्टीमेटली इनको क्या चाहिए? खाना। खाना इनको मिल रहा है। अब एग्जाम्पल क्या है फंगस के, वो सारे चैप्टर के हमें पता होना चाहिए। जैसे मशरूम जो हम खाते हैं वो फंगस है, मशरूम जो खाते हैं हम वो फंगस है। इवन टोडस्टूल भी फंगस है। तो सुरीली, टोडस्टूल क्या होते हैं? नहीं पता है सर। टोडस्टूल वो फंगस है जो पॉइजनस है, जिनको हम नहीं खा सकते। ठीक है। तुमने देखा हो ना, कई बार गोबर डाला होता है लोगों ने, उसके आसपास जो ये छतरी टाइप की फंगस ग्रो हो जाती है। बस ये दिखने में ही सुंदर लगती है, लेकिन खाने में बिल्कुल सुंदर नहीं, है ना? हमारे एरिया में इसको बोलते हैं सांप की छतरी, है ना? तो ये टोडस्टूल है। इसलिए तुमने कभी नहीं देखा कोई इंसान गोबर के ढेर के आसपास, डंग के आसपास जो ये फंगस ग्रो हो रही है ना, वो खा रहे, है ना? जैसे सर इसमें थोड़ी लिखा हुआ है, रुकेंगे। क्या हो गया? सर 2 मिनट, ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मैं आती हूँ। ठीक है। तो जो अमेनिटा है, तो बस ये समझो कि अमेनिटा एक टोडस्टूल है जो पॉइजनस है, जिसको खाने से हमारे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। बस इतना है, ये इनफ है, ज्यादा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि व्हाइट स्पॉट जो मस्टर्ड पे हमें देखने को मिलते हैं, वो भी पैरासिटिक फंगी है।
तो ये भी देख लेते हैं। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, ये देखो एल्बिगो कैंडिडा। यहाँ पे जो ऐसे व्हाइट स्पॉट से बने हुए हैं, ये एल्बिगो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, राइजोपस और एल्बिगो। और वो एल्बिगो ऐसा इन्फेक्शन करती है मस्टर्ड प्लांट के अंदर। ठीक है, बस तुम्हें ज्यादा इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखना। व्हाइट कलर की एल्बिगो कैंडिडा है, और ये कहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है नेक्स्ट पेज में। जब ये देखते हो कि एल्बिगो एक पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड के। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, एल्बिगो कैंडिडा। कई लोग लिखवा देते हैं, तो हम भी लिख लेते हैं एल्बिगो कैंडिडा। और इसी को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे भी लिख लो कि जो ये बात हो रही है ये एल्ब्यूगो की हो रही है। क्यों लिख रहे हैं हम बार बार, रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये पैरासिटिक फंगस है, ये मस्टर्ड के प्लांट के ऊपर रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोस्टली तो फंगस यूनिसेलुलर होती है, बट ये यूनिसेलुलर फंगस भी हमारी कैटेगरी में है। ऐसा क्यों है बरिंदर? जैसे मैंने बोला कि जो मोस्टली फंगस है वो मल्टी सेलुलर है, बट यूनिसेलुलर ईस्ट को हमने फंगस में क्यों रखा है, प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा? वरिंदर, यस सर। कि जब हम बात करते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आते हैं, है ना? यस तो सर। ईस्ट क्यों नहीं आता? सल्वो हम्म, सल्वोल होती है इनकी। सेलुलोज होते, वो तो उसके अंदर भी हो सकती है, प्रोटिस्टा में भी। हम्म, सुरीली। फ्लैजिलोस। और हेट्रोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक तो अमीबा भी है, अमीबा भी प्रोटिस्टा है। फ्लैजिलोस। फ्लैजिले तो जरूरी नहीं है कि इसमें हो। अब किसी में फ्लैजिला हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। जैसे अमीबा में फ्लैजिला नहीं है ना, डायटम में नहीं है। तो दो बड़े रीजन है ये। अच्छा, तुम्हारे मन में कभी आया नहीं कि हम ईस्ट को प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखते? कि प्रोटिस्टा में तो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूकैरियोटिक, तो ये भी आना चाहिए। आंसर है, अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट की जो बॉडी है उसमें सेल वॉल है, वो सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है ना? और फंगस की तरह ईस्ट भी माइसेलियम जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चेन की फॉर्म में, एलोंगेटेड सेल की फॉर्म में। ये बनाती है सूडोमाइसेलियम। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट लॉजिकली हम ये क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि सर प्लीज बताइए कि अगर ईस्ट यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा होना चाहिए, क्यों है ये फंगस? तो ये दो रीजन अब याद रहेगा कि ईस्ट प्रोटिस्टा में क्यों नहीं है। एक तो इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है, और दूसरे जैसे फंगस में माइसीलियम होती है, ग्रुप ऑफ हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ईस्ट भी एक मास बना के बड़ा सा कंटिन्यूअस ग्रोथ करके सूडोमाइसेलियम जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। राइट, तो ये दो रीजन है कि ईस्ट क्यों फंगस में आती है। और ईस्ट का जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो किस किस में है, ब्रेड और बियर बनाने में यूज हो रहे हैं। प्रतिज्ञा, तुम यहाँ पे हो? तो रियली बताओ, ईस्ट जो ब्रेड और बियर बनाने में यूज करते हैं उसका नाम क्या है?
सर सैक्चरोमाइसिस सर। हाँ, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए तो इसका दोनों में यूज होता है। क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट में यूज होते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है वरिंदर, 12th क्लास में जो दिया है? ब्रेवर ईस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब ब्रेवरी इंडस्ट्री, अल्कोहल की इंडस्ट्री में भी ये यूज होती है। ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिए के ये दोनों नाम है, बेकर और ब्रेवर ईस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। और नीट में इससे क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे यहाँ से आए या फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आए। ठीक। और बहुत सारे फंगस एनिमल और प्लांट में भी डिजीज करेंगे। जैसे वीट एक प्लांट है, उसमें रस्टिंग करने वाला का नाम है पक्सीनिया। इसमें रस्टिंग जो कॉज करता है उसका नाम है पक्सीनिया। अब पक्सीनिया तुम्हें दिखा देते हैं, जो वीट रस्ट करता है, PCCINA, पक्सीनिया फंगस। ये देखो, एकदम रस्टिंग करके ये पत्ते को खराब कर दिया ना। ठीक है, तो ये है पक्सीनिया प्लांट, जो बहुत सारे जगह में रस्ट कॉज कर सकता है। रस्टिंग जैसा स्ट्रक्चर ये दिखाई भी दे रहा है। उसके अलावा एंटीबायोटिक की भी बात करते हैं। एंटीबायोटिक भी हमें मिलती है, जैसे पेनिसिलियम। तो बरिंदर, पेनिसिलियम किसका नाम है, ऑर्गेनिज्म का नाम है या एंटीबायोटिक का? एंटीबायोटिक। नहीं, एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। और जो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है पेनिसिलियम। तो ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। ठीक है। पर प्रतिज्ञा, तुम हो यहाँ पे या नहीं आई अभी तक? सर उसने क्लास लीव कर दी। मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हाँ सुरीली, तो किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को इसने किल कर दिया था। ठीक है। आगे हम पढ़ चुके हैं कि फंगस हर जगह रहते हैं, हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। कहाँ पे रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि ये रहते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में। तुमने देखा होगा बचपन में जब तुम खेलने जाते थे तो घर वाले बोलते थे हाथ पैरों को अच्छे से धो लो। कोई लोग जब रनिंग करते हैं, बहुत पसीने आ जाते हैं उनके पैरों में। अब रनिंग करने की वजह से बॉडी गर्म भी हो जाती है, वार्म भी हो गई, और पसीने आ गए, स्वेटिंग हो गई, तो ह्यूमिड भी है। तो वो दोनों ही कंडीशन बेस्ट है फंगस की ग्रोथ के लिए। इसलिए अगर तुम आके अच्छे से पानी के साथ, गर्म पानी के साथ उसमें थोड़ा नमक डाल के धो लोगे, तो फंगस के ग्रो होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। और फिर उसको ट्राई कर लो, क्या होगा ना बचपन में कभी, है ना? तो रेफ्रिजरेटर में जब हम फूड रखते हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसको वार्म नहीं होने दे रहे हैं। फंगस की ग्रोथ के लिए जो अच्छा टेम्परेचर, ये ना वार्म, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, वो नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। तो रियली बरिंदर, नो। अब बरिंदर मुझे समरी बता दो जितना अब तक हमने पढ़ा इसका। तुम देख के भी बता सकती हो सामने से। सर आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, मैंने तो बता दिया ना, तो तुम्हें अभी समरी बतानी है। सर आप ही बता दीजिए प्लीज। हाँ, सुरीली। सर ये एक यूनिक किंगडम है जिसमें कि सारे हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक जो हम सेकंड। जो हम मशरूम खाते हैं, और जो टोस्टुले जिसको कि हम पॉइजनियस फंगी भी बोलते हैं, हाँ। ये इसमें आते हैं। हम्म। जो कि ब्रेड और फ्रूट में, मतलब हम ज्यादा दिन अगर रख दे तो उसमें लग जाते हैं। हाँ।
और व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर लीफ जो कि अल्ब्यूगो से होते हैं, हम्म। जो कि एक पैरासाइटिक फंगी है। करेक्ट। और इसमें ईस्ट आता है क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनते हैं हाँ। और ये स्यूडोमाइसिलियम फॉर्म करते हैं। करेक्ट। और पक्सिनिया जो है वो व्हाइट रस्ट कॉजिंग करता है। हम्म। और ये एंटीबायोटिक में भी यूज होता है, जैसे कि पेनिसिलियम है, जिससे कि हम हम्म। पेनिसिलिन बनाते हैं। करेक्ट। और ये कॉस्मोपॉलिटन है, जो मतलब सारे में पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, हाँ। सॉयल। हाँ। और ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो होते हैं। करेक्ट। अब अगर मुझे, तुमने सारे पॉइंट अच्छे से कवर कर दिए हैं सुरीली, तो बरिंदर अगर हमें शॉर्ट समरी बनानी हो इस टॉपिक की 2 मिनट में, अभी 24 हुए हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। किंगडम फंगस के सारे ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रोपिक होते हैं। लगभग उनकी मॉर्फोलॉजी और डाइवर्सिटी में बहुत, मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि वो कॉस्मोपॉलिटन है, तो हर जगह मिलते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, हर जगह हैबिटाट में डाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर बात करें तो उनको ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए, इसलिए हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं कि वार्म कंडीशन ना हो। अगर बात करें तो फंगस बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं जिनको हम खाते हैं, वो भी कॉमन मशरूम है। जो पॉइजनस है टोडस्टूल, वो भी मशरूम है। मस्टर्ड लीफ के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट होते हैं वो भी फंगस है। ईस्ट जो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी फंगस है। और यही ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने में भी यूज होती है। इस ईस्ट को फंगस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें काइटिन और सुडोमाइसेलियम होता है। इसके अलावा पक्सीनिया, जैसे अल्ब्यूगो मस्टर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, पक्सीनिया वीट के अंदर रस्ट कॉज करता है। कुछ बेनिफिशियल रोल भी है ह्यूमन बीइंग के लिए, एंटीबायोटिक बनाने वाला पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाता है। कितना देर लगा? 1 मिनट। ठीक है। तो इसलिए हम कितना भी टाइम लगाए, हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट में किसी बात को कैसे बताना है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि ईस्ट तो एक्सेप्शन है ही, जो कि यूनिसेलर होता है। उसको छोड़ के सारे फंगस फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफे। जो मैंने ये 2 थ्रेड बनाए हुए, ये दोनों हाइफे हैं। तो हाइफे की लॉन्ग स्लेंडर बॉडी होती है, पतली सी बॉडी होती है। इनके नेटवर्क को बहुत सारे हाइफे ऐसे कर दो, इन सबको मास को हम बोलेंगे, ये माइसेलियम बन गया। ग्रुप ऑफ हाइफे इज माइसेलियम। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हाइफे आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो, ये समझो कि एक हाइफा है, ठीक है, ये दूसरा हाइफा है। अब इन दोनों हाइफे को जोड़ दो तो एक बड़ा हाइफा बन जाएगा। इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। तो कुछ हाइफे के अंदर, सभी नहीं, कुछ के अंदर एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जिसमें मल्टीपल हाइफे जुड़े हुए हैं आपस में। और हाइफे जुड़ने की वजह से क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड बन जाएगा, जैसे तुम इस डायग्राम में देख रहे हो। और इसी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। ऐसा हाइफे जिसका साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है और मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। कई बार हम देखेंगे इनके बीच में सेपरेशन भी हो सकता है। देखो, यहाँ पे तो सेपरेशन है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास 2 हाइफे जुड़े हुए हो, लेकिन उनके बीच में क्या हो? वॉल। इसी वॉल को हम बोलते हैं सेप्टा। तो कई बार क्या होता है, सेपरेशन भी हो सकता है, और कई बार क्या बोलते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, है ना। ये तुम्हें अच्छे से पता है, इसमें तुम कभी नहीं बोलते कि जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है और पॉलीसेकेराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। वरिंदर, काइटिन की कंपोजिशन क्या होती है? हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, तो क्या प्रेजेंट है काइटिन में?
सर याद और इधर नहीं है मुझे। सुरीली। सुरीली। जी सर। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पढ़ा है ये हमारे बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ये आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है। ये जब इंसेक्ट की कैटेगरी देखते हैं हम आर्थ्रोपोड, उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है बाहर के लेयर, वो एक्सोस्केलेटन मोस्टली किसका बना है? काइटिन का। ये दोनों चीजें हमारे बायोमोलिक्यूल सेक्टर में दी है। ठीक है, तो काइटिन जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की बनी है, वो फंगस की सेल वॉल भी बनाती है और वो इंसेक्ट की आउटर हार्ड कवरिंग भी बनाती है। ठीक है, ज्यादातर फंगस हेटरोट्रॉपिक है। ज्यादातर क्या, सारी ही फंगस हेटरोट्रॉपिक है। अब हेटरोट्रॉपिक अपना खाना खुद तो बनाएगी नहीं, दूसरों से लेगी। अगर वो डेड मटेरियल से अपना खाना ले रही है तो उसको सेप्रोफाइट बोलेंगे। डेड मटेरियल से अपना खाना लेगी तो सेप्रोफाइट, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगी तो पैरासाइट। अब रहने का हिसाब की बात ये है कि सिम्बायोट भी बना सकते हैं। तो सुरीली सिम्बायोट क्या होते हैं? सिम्बायोट का मतलब होता है कि म्यूचुअल एसोसिएशन जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। अब होता क्या है, जैसे हम लाइकन की बात करते हैं, तो लाइकन में फंगस और एल्गी दोनों प्रेजेंट है। तो फंगस एल्गी को रहने की जगह देती है और एल्गी फंगस को खाना देती है। तो दोनों का बेनिफिट होगा, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? सिम्बायोट। अब चैप्टर के एंड में यही बात दी हुई है, यहाँ पे लाइकन की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के लिए यूजफुल है। ठीक है, जो एल्गल पार्ट है इस लाइकन के अंदर, उसको बोलते हैं फाइकोबायोन। फाइको का मतलब प्लांट होता है, और जो फंगस वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइको प्लांट, माइकोबायोन। क्योंकि माइकोलॉजी का मतलब होता है फंगस की स्टडी करना। तो माइको वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब ही फंगस होता है। माइको मतलब फंगस। ठीक, अब इसमें प्लांट हमें पता है ऑटोट्रॉपिक है और फंगस हेटरोट्रॉपिक। एल्गे क्या करता है इसके अंदर? एल्गे खाना बनाता है, किसके लिए? फंगस के लिए। यही बात इन्होंने लिखी है कि एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंगस। तो फंगस क्या बेनिफिट देता है? फंगस रहने की जगह देता है एक। दूसरा, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है ना जो धरती से, उसमें हेल्प करता है फंगस। तो फंगस ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तीन बेनिफिट दे रहा है। शेल्टर भी दे रहा है रहने की जगह, मिनरल को भी एब्जॉर्ब करवा रहा है एल्गे के लिए, और पानी भी ज्यादा ले रहा है एल्गे के लिए। तो तीनों काम कर रहा है फंगस। ठीक है, तो फंगस का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये एसोसिएशन इतना क्लोज है कि तुम लाइकन को देखोगे तो तुम बता भी नहीं सकते कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म है ना। आखिरी पॉइंट है कि लाइकन बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर है। तो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। किस चीज के पोल्यूशन? पोल्यूशन तो बहुत टाइप का होता है, SO2 का पोल्यूशन। ठीक है, अब लाइकन तुम्हें दिखा देते हैं दिखते कैसे हैं। किसी ने लाइकन देखा है? ये देखो, ये तुमने पेड़ के ऊपर देखा होगा, है ना। ये सारे लाइकन है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है, लेकिन एक्चुअली दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड कॉलोनी ऑफ एल्गी और साइनोबैक्टीरिया विद फंगस। जो मेन बॉडी तुम्हें दिख रही है वो है फंगस, और हरा रंग जो दिख रहा है इसके अंदर, वो हरा रंग एल्गी की वजह से, एल्गी की वजह से। और जो स्ट्रक्चर तुम्हें बाहर से दिख रही है वो फंगस की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा है ये
ट्वेल्थ क्लास में भी दिया है कि अगर रूट ऑफ हायर प्लांट लें तो उसमें माइकोरहिजा एसोसिएशन शो करता है। तो दो एसोसिएशन है, एक है लाइकन जिसमें फंगस और एल्गे प्रेजेंट होती है, और दूसरा है माइकोरहिजा जिसमें फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट प्रेजेंट होती है। सुरीली, ये रूट ऑफ हायर प्लांट कौन से प्लांट है जो माइकोरहिजल एसोसिएशन शो करता है? ऐसा कौन सा प्लांट है जो ये वाला एसोसिएशन शो करता है? सुरीली, सर लेग्यूम प्लांट। पाइनस प्लांट। पाइनस एक ऐसा प्लांट है जो माइकोरहिजल एसोसिएशन शो करता है। मैं दिखा भी देता हूँ। पाइनस माइकोरहिजल रूट, ये देखो, ये माइकोरहिजा है। पाइनस प्लांट के रूट है। और तुम देखो एकदम पूरा जाल बना हुआ है नीचे से। इतना बड़ा जाल क्यों बना है? क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाता है। अब सोचो सरफेस एरिया बढ़ गया है। अगर अकेला पाइनस प्लांट होता तो इतनी बड़ी रूट कभी नहीं बना पाता। ये इतना बड़ा जो नेटवर्क बना हुआ, वो किसकी वजह से है? फंगस की वजह से। इससे पहले तुमने ये डायग्राम देखा है कभी, वरिंदर? तो रियली ये डायग्राम देखा है पहले कभी माइकोरहिजा का? नहीं सर। अब खुद सोचो, जितना बड़ा प्लांट है उससे कई गुना ज्यादा रूट नहीं दिख रही है। हाँ। उससे बेनिफिट ये होता है कि रूट के थ्रू ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ज्यादा पानी मिलता है प्लांट को, तो वो ग्रो भी फास्ट हो सकता है। यही हम बायोलॉजी क्लास में करेंगे। अब देखो, बायोलॉजी में हर टीचर एनसीईआरटी ही पढ़ाएगा, कुछ नया तो चीज तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन कम से कम डायग्राम के थ्रू चीजें आसान तो लगती हैं देखने में। तो वरिंदर, अब इसकी समरी बताओ इस टॉपिक की। वरिंदर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ बताओ। जी स्टेम्स के वो यूनिसेलुलर है और फंजाई के पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। करेक्ट। इनकी बॉडी जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हाइपे बोलते हैं। हम्म। हम्म। एंड नेटवर्क। नेटवर्क हाँ। ऑफ हाइपे माइसिलिन सिलम किया जाता है उसको। एंड हाँ। हम्म। बताते रहो। जो फंजाई डेड सबस्ट्रेट से वो लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स किया जाता है। जो लिविंग प्लांट्स लेते हैं उनको पैरासिटिक बोलते हैं। एंड जो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं हम्म। लाइक लाइकन एंड माइक्रोराइजा जैसे। करेक्ट। तो बस ध्यान रखना कि जो फंगस है वो फिलामेंटस होती है, मतलब ऐसे रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है। एक रोड को हाइफे बोलते हैं। अब कई बार ऐसा, मोस्टली क्या होता है, तुम एक हाइफा नहीं मिलेगा, बहुत सारे हाइफे ऐसा ग्रुप मिलेगा। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं माइसीलियम। अब जब ये ग्रुप ऑफ माइसीलियम हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो होगा क्या? इसके अंदर हम नोटिस करेंगे कि हाइफे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे हाइफे कंटिन्यूअस हो, और ऐसे भी हो सकता है कि हाइफे सेपरेट। ऐसे ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे, कि जहाँ पे बहुत सारे हाइफे जुड़ गए और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई। और ये है सेप्टेट हाइफे, कि हाइफे अलग अलग हैं और उनके साइटोप्लाज्म भी अलग अलग। तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, सेप्टेट।
ये होंगे ए सेपरेट, सेपरेट नहीं है, ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हमने अभी तक क्या समझा, हमने फंगस का इंट्रोडक्शन लिया, दूसरे नंबर पे हमने देखा उनके एप्लीकेशन क्या क्या पे हैं, तीसरा पॉइंट था हमारा, अगर इसको मैं पॉइंटों में करूं, ये था इंट्रोडक्शन, यहाँ पे था एप्लीकेशन, तीसरे नंबर पे था उसकी बॉडी कैसे दिखती है, फोर्थ पे था उसका न्यूट्रिशन कैसा है, और फिफ्थ पे अब होगा उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा। ठीक है, फिफ्थ में इसका होगा कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगस के अंदर। अब रिप्रोडक्शन की बात कर ले, दो ही हो सकते हैं मेनली, तो ये सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है, और उसमें वेजिटेटिव मेथड भी है। और वेजिटेटिव में क्या, या तो टुकड़े बन जाए बहुत सारे फ्रेगमेंट, फिजन हो जाए, या बडिंग हो जाए। सुरीली इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग में डिफरेंस क्या होता है? ये तीनों वेजिटेटिव के मेथड है। सर फ्रैगमेंटेशन में अगर हम फ्रैगमेंट कर देते तो वो रीजेनरेट कर जाते हैं, हम्म। और बडिंग में वो एक बर्ड निकल कर आता है, फिर वो डिटैच होके नए बड़ी बनाता है। राइट। और फिजन में वो हम्म, ब्रेक डाउन हो जाते हैं मल्टीपल ब्रेकडाउन, हाँ स्पूर या फिर ब्रेकडाउन हो बाइंडेड जाता होते है। हैं। अब होता क्या फ्रेगमेंटेशन में, मान लो ऐसी एक बॉडी है हमारे पास, ये चार यूनिट से मिलकर बनी है, तो होगा क्या, ये ब्रेक हो जाएगी चार अलग अलग फ्रेगमेंट में, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी, तो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन का मतलब क्या है, कि मान लो ये एक बॉडी है, इसमें से एक में से क्या बन जाएंगे, दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, एक से दो बन गए। बैक्टीरिया में भी आई। बडिंग में क्या होता है कि मान लो ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट में से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बड बाहर निकलने लग गया, वो ज्यादा ग्रो होगा, और एंड में क्या होगा, ये बड अलग हो जाएगा, और पुराना ऑर्गेनिज्म ऐसे ही रह जाएगा, और इससे एक नया ईस्ट बन जाएगा। तो ये तीनों मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वैसे एसेक्सुअल का ही टाइप होता है, ठीक है, एसेक्सुअल जैसा ही वर्जन है वो भी, बट उसमें गैमिट नहीं बनते, है ना। एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में भी गैमिट नहीं बनते, यहाँ पे भी गैमिट नहीं बनते, और पूरी स्ट्रक्चर ही अलग हो जाती है, और बैक्टीरिया में भी ये रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे फंगस की स्पेशली मेंशन करें तो एनसीईआरटी इनको अलग अलग मानती है, कि एसेक्सुअल में स्पोर भी बनते हैं। वरिंदर, स्पोर होते क्या है? वरिंदर, स्पोर क्या होते हैं? सुरीली स्पोर क्या होते हैं? सर अगर अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो हम्म। नहीं हो रहा है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्पोर, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और हम्म। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो जर्मिनेट होता है। करेक्ट। स्पोर मतलब, मान लो एक ऑर्गेनिज्म फंगस ग्रो कर रहा था, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा सर्दियां हो गई, सर्दियों में फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अराउंड एक एक्स्ट्रा थिक लेयर डेवलप कर लेंगे। अच्छा, बरिंदर तो थे ही नहीं यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा थिक लेयर डेवलप कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा थिक लेयर प्रोटेक्ट करेगी सेल को या स्ट्रक्चर को किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। दिस इज नोन एज स्पोर।
वरिंदर समझ में आया? व्हाट इज नो स्पोर? सर। तो होता क्या है कि कंडीशन में रह रहा है, टेम्परेचर है हेलो -10 डिग्री सेल्सियस। हेलो, सर, आवाज आ रही आपकी है मेरी? आवाज कट कट के आ रही है। सुरीली, तुम्हें भी आवाज मेरी कट कट की आ रही है? नहीं सर। अच्छा, तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो वरिंदर तुम्हारी तरफ से। तो हो, स्पोर यस सर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फंगस में प्रेजेंट होगा जब टफ सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे अगर टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। अपने आप को मरने से बचाने के लिए जैकेट तो उसके पास है नहीं कि जैकेट पहन ले, कंबल ओढ़ ले। तो वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोड्यूस करेगा और एक थिक लेयर बना देगा अपनी बॉडी के सराउंडिंग में। और ये थिक लेयर ही क्या है, स्पोर। ठीक है, ये थिक लेयर ही क्या है, स्पोर है। कोई डाउट? नो सर। अब फंगस में अलग अलग मेथड से स्पोर बन सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। कोनिडिया एक स्पोर बन सकता है, जो तुम एस्को और लास्ट वाला ड्यूट्रो में देखोगे। स्पोरेंजियोस्पोर बन सकता है, या फिर जू स्पोर बन सकता है। ये तीन पॉपुलर स्पोर हैं जो हमारे सिलेबस में। ठीक। जू स्पोर मतलब ऐसा स्पोर जो मूव भी कर सकता है, मोटाइल होता है। एसेक्सुअल की बात करें, नाम में ही तुम्हें इनके ऐसे वर्ड मिलेंगे जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे ऊ, ऊ का मतलब क्या होता है, एग से रिलेटेड। एस्को स्पोर जो एस्कोमाइसिटस में होगा, और बेसिडियो स्पोर जो बेसिडियोमाइसिटस में होगा। ये सारे स्पोर जिस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। दिखा देते हैं फ्रूटिंग बॉडी इन फंगस। तो फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज इन फंगस, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो एक मैच्योर बॉडी है। मैच्योर बॉडी ने स्पोर प्रोड्यूस किए, स्पोर ने जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करना मतलब ग्रो करना। उसने बॉडी बनाई, बॉडी ने आपस में इंटरेक्ट किया और पूरा एक हाइफे माइसेलियम प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। बाद में इसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, एक मास का। और मास के अंदर सारे स्पोर प्रेजेंट होंगे। समझिए। और इसमें दिखा देते हैं, अगर तुम्हें ये रहा, मैच्योर बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करेगी, स्पोर जर्मिनेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए हमें कि स्पोर, समझ लो बच्चा है, एक टाइप का छोटा बच्चा। मतलब सीड जैसा काम है स्पोर का। स्पोर समझो एक टाइप का सीड। सीड को अगर तुम जर्मिनेट कर दोगे तो प्लांट बन जाएगा। स्पोर को जर्मिनेट कर दोगे फंगस में, तब भी पूरा फंगस बन जाएगा। तो जब स्पोर सीड की तरह है, जर्मिनेट करेगा, तो उसमें से फंगस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा फंगस ग्रो कर देगा। फिर उसमें एक अलग से स्पेशल मास बनेगा, मशरूम प्राइमोर्डिया, मतलब वो ऊपर वाली छत सी टाइप की होती है ना। बॉडी में स्पोर होते हैं, स्पोर फिर से रिलीज होते हैं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। कोई डाउट दोनों को, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर क्या होते हैं? नहीं सर। अब ये सेक्सुअल साइकिल एकदम सेम है जैसे किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में होती है, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा होता है। जैसे मान लो दो सेल है, मेल और फीमेल गैमेट। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, है ना। और फ्यूज करने के बाद उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं। और एक कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे क्या होंगे, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे जाइगोट के अंदर। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्लाज्मोगैमी। क्यों बोला, क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं। गैमी का मतलब फ्यूजन, एंड प्लाज्मो का मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्यूज किए दोनों सेल के, तो इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। फिर दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे और एक न्यूक्लियस बन जाएगा, इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। अब सोचो, मान लो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है एन, ये एन, तो ये क्या होगा,
n+n। तुम पूछोगे सर 2n क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि अभी तक जुड़े नहीं। कैरियोगैमी के बाद ये जुड़ जाएंगे तो ये 2n हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर मियोसिस हो जाएगी और मियोसिस के बाद स्पोर बन जाएगा। ये है जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगी? मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बन जाएंगे? स्पोर। और वो स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से क्या बना देंगे? जर्मिनेट करेंगे और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। दोनों को कोई डाउट? सुरीली, बरिंदर? नो सर। ठीक है, तो यही कहानी दी हुई है। और इसमें बेसिक है लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि अगर गैमिट के जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मोगैमी। अगर न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं तो कैरियोगैमी। न्यूक्लियस जुड़ने के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट में होगी मियोसिस और मियोसिस में बनते हैं हैप्लॉइड्स। अब ये हमसे कैसे अलग है? ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो प्लाज्मोगैमी भी होती है। फिर न्यूक्लियस भी फ्यूज करते हैं, कैरियोगैमी भी होती है। फिर जाइगोट बन जाता है हमारे अंदर भी, लेकिन वो जाइगोट मल्टीप्लाई करता रहता है। 2n बॉडी ही रहती है हमारे अंदर, लेकिन फंगस की बॉडी हैप्लॉइड होती है। इसलिए जाइगोट के तुरंत बाद म्यूसिस होके स्पोर बन जाते हैं। हमारे अंदर गैमेट बनते हैं जब मैच्योर हो जाए, है ना। इनके अंदर स्पोर बनते हैं जाइगोट के तुरंत बनने के बाद। ठीक है, आगे फिर सेम कहानी है कि फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो दो हाइफे, दो हैप्लॉइड हाइफे। क्योंकि मैंने बोला जो गैमेट जैसे स्ट्रक्चर है, हाइफे भी अपने आप में हैप्लॉइड है। अगर सही हाइफे हैं, कंपैटिबल टाइप के होते हैं, मतलब जो सही है, वो आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद दोनों सेल पास में आएंगे और उसमें क्या बन जाएगा? एस्कोमाइसिटस और बेसिडियोमाइसिटस के केस में एक स्पेशल स्टेज होती है जिसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। ये डाइकैरियोटिक स्टेज ही है। एक सेल में दो न्यूक्लियस, डाइकैरियो। डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सिचुएशन जहां पे एक सेल में दो न्यूक्लियस है, कब होती है? कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के बीच में होती है। क्यों होती है? थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है ये समझने के लिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है जब जाइगोट बन रहा है तो, है ना। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकैरियो। और फेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियो फेज। वो तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, क्या होता है इनका बाद में? तो वही होना है, दोनों न्यूक्लियस जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या बना देंगे? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, है ना। अल्टीमेटली सब एक्चुअली हमारे अंदर भी होता है लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं। हो तो यही रहा ना, एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, दोनों सेल फ्यूज किए तो प्लाज्मोगैमी हो गया, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए। तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज है। फिर न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे, कैरियोगैमी हो जाएगी और एक न्यूक्लियस बन जाएगा। ये होगा 2n। ये है n, ये n, ये है 2n। अब 2n के अंदर जाइगोट बन गया है तो मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे और आगे प्रोसेस चलती रहेगी। तो सेम ही कहानी यहाँ पे दी हुई है। और कहानी ये दी हुई है कि फंगस क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी। क्यों बनाता है? क्योंकि स्पोर बन जाए उसमें। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होता है? रिडक्शन। क्यों होता है सुरीली? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रिडक्शन क्यों होता है? सर 2n से n। हाँ, 2n से n हमें हैप्लॉइड स्पोर बनाने हैं। हमारी बॉडी डिप्लॉयड है तो हमारे जाइगोट में मियोसिस नहीं चाहिए। इनकी बॉडी ही हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस से हो सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सीधा रिसेंटली नीट में आया था। तो बताओ कि फंगस को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, चार क्लास में, चार क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या है? जिसमें हमेशा बताता हूँ ना कि जब भी टॉपिक पढ़ो ये पता होना चाहिए किस बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं उनको। जैसे अगर तुम लोगों को, दो ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ना इस क्लास में, अब तुम लोगों को अगर सेपरेट किया जाए
तो कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है वरिंदर? एज से। एज से एक फैक्टर हो सकता है, एज। सुरीली, और दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है? किस बेस पे डिवाइड किया जा सकता सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? है? एग्जैक्टली, स्टेट से या सिटी से, है ना? कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड वरिंदर, और क्या हो सकता है? हाइट। हाइट। सुरीली, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? वेट। वेट। वरिंदर, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? मार्क्स। मार्क्स। फिर 12th में कितने मार्क्स आए हैं ना? सुरीली, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? पता नहीं सर। वरिंदर, और कुछ? ये भी क्राइटेरिया हो सकते हैं किस टाइप के स्कूल में पढ़ी हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, सीबीएसई में यस। पढ़ी हो या स्टेट बोर्ड में पढ़ी हो, है ना? तो सोचो, दो ही लोग हो तो इतना सारा हो सकता है। अगर तुम अपने क्लास में बैठे हो जहाँ पे 100 लोग हैं, तो उनको तो बहुत सारे तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम फंगस को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से क्लासिफाई। और क्राइटेरिया, माइसेलियम का मतलब होता है फंगस की बॉडी। पहला क्राइटेरिया है कि फंगस की बॉडी दिखती कैसे है, ऑर्गेनिज्म दिखता कैसे है, ये तो पहला ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है ना, कि ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है। दूसरा, कि ऑर्गेनिज्म दिख गया, अब हमें पता है, करना है कि उसमें स्पोर कौन से टाइप का बन रहा है। क्योंकि हमने बोला कोनिडियोस्पोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, इतने सारे स्पोर बन रहे हैं। तो कौन सा स्पोर बन रहा है, ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। और स्पोर को बनाने के लिए होती है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की है, क्योंकि वही स्पोर बनाएंगी। तो ये हमने 3 क्राइटेरिया रखे, और यही नीट में पूछा गया था कि हम फंगस को क्लासिफाई कर रहे हैं, बताओ क्राइटेरिया कौन कौन सा है। समझ? डाउट? अब आगे वाला काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें तुमने अभी तक पढ़ी है उसी को अप्लाई करके बस इसकी एक सम वो बनानी है, कंपैरिजन बनाना है। चारों, क्या बोलते हैं उसका, चारों इसका क्लासेस का। सर ये क्लास कब तक है? तुम्हें कुछ काम है? यस सर। कितने बजे? मुझे जाना है कहीं। ठीक है, तो फिर हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा क्या बोलते हैं फंगस खत्म हो जाएगा। अब हमें इतना टाइम लगा है, तो ये भी तो लगना चाहिए ना, कि अगर मुझे इसकी शॉर्ट समरी बनानी हो, अब तक हमने जितना पढ़ा, इसकी शॉर्ट समरी बनानी हो कि फंगस को जल्दी से कैसे रिवाइज करें। फंगस, हम देखते हैं कि सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह मिलते हैं, है ना? अगर देखें तो मशरूम जो हम खाते हैं, या टोडस्टूल जो पॉइजनस है, या पक्सीनिया जो वीट में रस्ट कर रहा है, या एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड के अंदर व्हाइट स्पॉट कर रहा है, वो सब क्या है, फंगस है। फंगस वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस के अंदर ग्रो होता है, और इसलिए हमें खाने को फ्रिज में रखते हैं। ये तो थे जनरल इंट्रोडक्शन। बात करें इसकी लुक की, मॉर्फोलॉजी की, दिखता कैसा है? मोस्टली फिलामेंटस होता है, मतलब रोड जैसा स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट ईस्ट।
ईस्ट ही है जो यूनिसेलुलर है और सारे फिलामेंटस। फिलामेंटस में क्या होता है? रोड जैसा स्ट्रक्चर हाइफे एंड ग्रुप ऑफ हाइफे माइसेलियम। ठीक, ग्रुप ऑफ हाइफे माइसेलियम। माइसेलियम दो टाइप का हो सकता है, ए सेप्टेट की सेपरेशन नहीं हुआ है हाइफे में, और सेप्टेट सेपरेशन हुआ है। अब इसमें तुम्हें बता दूं कि सिर्फ पहली ही जो कैटेगरी है ना फाइको, उसमें ए सेप्टेट कंडीशन है, बाकी तीनों में एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रो के अंदर सेप्टेट हाइफे होता है। ठीक है, ये आधा काम यहीं पे आसान हो जाएगा तुम्हारा, क्यों? लास्ट के तीनों में सेप्टेट, सिर्फ पहले वाले में फाइको माइसिटस होता है। खाने का हिसाब लगा ले, न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाते हैं? हेटरोट्रॉपिक है तो या तो डेड से ले सकते हैं सेप्रोफाइटिक, या पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक, कई बार म्यूचुअलिज्म भी शो कर सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक में लाइकन और माइकोरहिजा दो एग्जांपल हैं। लाइकन के अंदर होते हैं एल्गे प्लस फंगाई, और माइकोरहिजा में होता है रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंगस। दोनों एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। ये भी खत्म हो गया। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन हो सकता है वेजिटेटिव मीन से, जैसे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है किससे? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। और लास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है oospore, एस्कोमाइसेटस से एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोमाइसेटस से बेसिडियोस्पोर। तीन स्पोर बन गए। स्पोर बनते कहाँ पे हैं? फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं स्पोर, ये रिलीज करते हैं स्पोर। ठीक है, क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी में होती है मियोसिस, और मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं। आखिरी बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, उसकी साइकिल में क्या क्या होता है। सबसे पहले दो गैमेट मिलते हैं, उसमें होती है प्लाज्मोगैमी। फिर कई बार कुछ केस में क्या रह जाता है कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, जो एस्को और बेसिडियो में ज्यादा दिखती है। फिर ये दोनों न्यूक्लियस भी जुड़ जाते हैं तो कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी में दोनों न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे और ऑर्गेनिज्म हो जाएगा डिप्लॉयड। ये है जाइगोट। इसके अंदर फिर से मियोसिस होगी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगी, और क्या बनेंगे? स्पोर बन जाएंगे हैप्लोइड्स। ठीक है, अब फंगस को हमें डिवाइड करना, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। फंगस को डिवाइड करने के तीन क्राइटेरिया होते हैं। माइसीलियम कैसा दिखता है, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और लास्ट फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है। अब मुझे बताओ, इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने में हमें कितना टाइम लगा है? सो रियली कितना टाइम लगा? 5 मिनट। हाँ, बहुत 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 कम लगा। और क्या तुम ये करते हो जब बायोलॉजी को पढ़ते हो कि मैंने एक पूरा 2 घंटे लगा लिए, रीड कर लिया, अब मुझे समरी बनानी है शॉर्ट में? हाँ यस सर। सर। हाँ, अगर ये नहीं करोगे, तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारा फुल सिलेबस आ रहा है 11th का, या 4-5 चैप्टर आ रहे हैं, तो रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर ऐसे रिवाइज करोगे तो एक चैप्टर को तुम आराम से 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो बायोलॉजी के अगर 4 चैप्टर भी एक टेस्ट में आ रहे हैं तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा। कब? जब तुम्हें ये रिवीजन करने की आदत होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। वरिंदर, तुम्हें कब जाना था?